कैसे हो बच्चा लोगों। तो उम्मीद करता हूँ सब अच्छे ही होगे, अपना ध्यान अच्छे से रख रहे होगे, और अगर नहीं रख रहे तो प्लीज़ अच्छे से रख लो। अब आज हमारी अकाउंट्स की 4th क्लास है। आज की जो क्लास है आपकी अकाउंटिंग रेशो के ऊपर ही है, जो कि हमने काफ़ी हद तक थोड़ा सा पढ़ लिया। करंट रेशो और क्विक रेशो, दो तरह के रेशोज़ पढ़ चुके थे हम। आज की क्लास के अंदर आगे नहीं बढ़ेंगे। करंट रेशो और क्विक रेशो के क्वेश्चंस की अभी थोड़ी और प्रैक्टिस करने बाकी है। अभी सिर्फ बेस लेवल के क्वेश्चन किए, अब थोड़े से कुछ अलग हटके क्वेश्चन हम लोगों को करने हैं, तो आओ जरा देखें। लेकिन सीधा क्वेश्चन करने से पहले हमें थोड़ी बहुत बुनियादी बातों को पहले पकड़ना होगा, थोड़ा समझना होगा, जो कि क्लास 12 के अंदर थोड़ी खास तरह की बातें हैं। ये जो बातें हैं ये आपको सिर्फ इन्हीं क्वेश्चंस के अंदर नहीं बल्कि आगे भी काम आने वाली हैं, तो इन बातों को ज़रा ध्यान से ज़रूर समझ लेना। क्योंकि ये जो बात मैं आज की क्लास के अंदर करने वाला हूँ, ये सिर्फ आपको करंट रेशियो और क्विक रेशियो में ही नहीं बल्कि जो कि आगे के रेशियोज होंगे, जो कि हमने नाम जान लिए थे, सोल्वेंसी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो, वहाँ पर भी काम आएंगे। तो आज की क्लास डेफिनेटली आगे के क्लासेस के लिए लिहाज से भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आओ जरा देखें वो आगे की बातें। जी, तो बैलेंस शीट आपको नज़र आ रही होगी। और देखिए बैलेंस शीट हमने क्लास 11 के अंदर भी बनानी सीख ली थी। वहाँ हमने बैलेंस शीट के अंदर बस इतनी ही बातें जानी थी कि बैलेंस शीट एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसकी कि दोनों साइड बराबर होती हैं। कौन सी दोनों साइड? एक है हमारी जी लायबिलिटी साइड और एक है हमारी एसेट साइड। और हमेशा हमारी अकाउंटिंग के अंदर ये जो बैलेंस शीट है इसकी दोनों साइड हमेशा बराबर ही रहेंगी। अगर सपोज करो अगर किसी क्वेश्चन के अंदर आपकी बैलेंस शीट बराबर नहीं आ रही, यानी कि हमने तो क्वेश्चन ही गलत कर दिया, कुछ ना कुछ तो गलती हो गई होगी। तो यानी बैलेंस शीट के बारे में हम लोगों ने पिछले साल जान ली थी इतनी बातें। अब इस साल बेसिकली बैलेंस शीट के अंदर जो कि आइटम है जिनको कि पिछले साल एज सच हमने कुछ बहुत ज़्यादा फोकस के साथ में नहीं पढ़ा, बस इतना ही पढ़ा था कि जो भी एसेट होंगे एसेट साइड में लिख देंगे, जो भी लायबिलिटी होंगी लायबिलिटी साइड के अंदर लिख देंगे। लेकिन इस बार तो बेसिकली आइटम वाइज तरीके से बातें करनी पड़ेंगी और बस इन्हीं बातों को अच्छे से समझना है और उसी की ही मदद से जो बाकी के बचे हैं करंट रेशो क्विक रेशो के क्वेश्चन करने हैं हम लोगों को। तो आओ जरा सबसे पहले जाने। देखो दिखाई दे रहा है आपको एसेट साइड जो कि है एसेट साइड। देखो एसेट साइड को एसेट साइड नहीं बल्कि कुछ और बोलना शुरू करूंगा। जो कि एसेट साइड का टोटल है उसे बोलेंगे हम टोटल एसेट ही। तो ऑब्वियस सी बात है ना, एसेट साइड के जो टोटल होगा उसे हम टोटल एसेट्स कहेंगे। एसेट्स होते हैं मेरे दो तरीके, कौन से? एक होते हैं नॉन करंट एसेट है, एक दूसरे कौन से? करंट एसेट। अब यानी मैं कहूंगा कि जो कि टोटल एसेट्स हैं वो मेरे दो हिस्सों से मिलकर बने हैं। कौन से दो हिस्सों से? एक तो नॉन करंट एसेट्स और एक करंट एसेट। नहीं मालूम तो पता करो। करंट एसेट वो एसेट जिनका बेनिफिट शॉर्ट टर्म के लिए मिलेगा और जो नॉन करंट एसेट है उनका बेनिफिट लॉन्ग टर्म के लिए मिलेगा। अब नॉन करंट एसेट का स्लाइटली और बाइफर्केशन की बात जरूर करूंगा। नॉन करंट के बाइफर्केशन की बात, नॉन करंट एसेट्स का बाइफर्केशन रहेगा। एक तो आपके फिक्स एसेट, कौन से तुम्हारे फिक्स एसेट? लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग वगैरह वगैरह। और दूसरी तुम्हारी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। बस इतना ही काफी रहेगा तुम्हारा। टोटल कुल मिला के जो कंसेप्ट बना वो क्या कि हमारी ये जो टोटल एसेट्स हैं दो हिस्सों से मिलकर बने हैं, एक तो नॉन करंट एसेट्स, एक करंट एसेट। नॉन करंट एसेट्स के भी आपका बाइफर्केशन है। क्या बाइफर्केशन है? फिक्स एसेट्स और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। अगर किसी क्वेश्चन में डायरेक्टली ही नॉन करंट एसेट दे दिया तो ठीक है ना, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। और अगर फिक्स एसेट्स और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट दे दी तो दोनों को जोड़ के तुम्हारे नॉन करंट एसेट आएंगे। अगर बात करूं हमें निकालने की जरूरत क्या है नॉन करंट एसेट, तो आओ सुने। क्योंकि हम जानते हैं टोटल एसेट्स मिलके बने हैं इन दो चीजों से। किन दो चीजों से? टोटल एसेट्स इज इक्वल टू नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट। अब अगर किसी क्वेश्चन के अंदर आपको टोटल एसेट दे दिए जाएं और आपको नॉन करंट एसेट भी दे दिए जाएं तो ठीक है ना, दोनों को आपस में माइनस करेंगे, करंट एसेट आ जाएंगे। यानी यहाँ से पहला फॉर्मूला या छोटी सी ऑब्वियस सी बात ही कहूंगा मैं, तो फॉर्मूला भी क्या कहूँ, टोटल एसेट्स माइनस नॉन करंट एसेट्स इज इक्वल टू करंट एसेट है। यानी अगर किसी क्वेश्चन में मुझे करंट एसेट निकालने हो और टोटल एसेट्स और नॉन करंट एसेट दिए हो तो ठीक है, दोनों को आपस में माइनस करेंगे, मेरे करंट एसेट आ जाएंगे। तो ये तो कहानी की बात थी तुम्हारी एसेट साइड की। अब आगे लाइबिलिटी साइड। जो आपकी लाइबिलिटी साइड है, जैसे इधर मैंने नाम लिया क्या? टोटल एसेट्स, ऐसे ही उधर नाम लूंगा क्या? टोटल लाइबिलिटी। अब टोटल लाइबिलिटी के अंदर बस बात इतनी ही सीधी नहीं है कि हाँ नॉन करंट लाइबिलिटी करंट लाइबिलिटी, नहीं, वहां तो बात कुछ अलग है। क्या? सुनते हैं बात को। लाइबिलिटी साइड के अंदर पिछले साल आप लोगों ने पढ़ लिया था कि एक मेजर आइटम, सबसे इंपॉर्टेंट आइटम जो आता ही आता है, क्या? कैपिटल। कैपिटल क्या होती है जी? कैपिटल। जो बिजनेसमैन, जो ओनर बिजनेस के अंदर पैसा लगाता है उसे हम कैपिटल कह देते हैं। तो क्या वो यहाँ पर भी रहेगी? डेफिनेटली रहने वाली है। यानी ये जो टोटल है लाइबिलिटी साइड है, इसका जो बाइफर्केशन की बात करेंगे तो सबसे
से ऊपर हमारा शो होगा क्या, कैपिटल। हालांकि हम उसे कैपिटल ना कह के कुछ और कहेंगे। देखो ये जो जितनी भी हमारी बुक है, पूरी की पूरी थर्ड बुक है, यहाँ हमें पढ़ना होता है कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। और जो कंपनी की होती है, कंपनी जो पैसा रेज करती है वो करती है शेयर्स के थ्रू। आप लोगों ने पिछले साल भी पढ़ा होगा बीएसटी के अंदर कि कंपनी जो पैसा रेज करती है, कंपनी के जो ओनर होते हैं वो तो कौन होते हैं, शेयर होल्डर होते हैं। यानी कि जो शेयर्स खरीदते हैं, जो यानी कि एक कंपनी जो पैसा रेज करती है एज अ कैपिटल, वो शेयर्स के थ्रू करती है। यानी कि कंपनी की कैपिटल को सिर्फ कैपिटल ना कह के क्या कह देना चाहिए, शेयर कैपिटल कह देना चाहिए। इसके अलावा हम जानते हैं, पिछले साल पढ़ा था हमने, जितना भी मेरा साल के एंड का प्रॉफिट होता है वो जाके मेरी कैपिटल के अंदर ऐड हो जाता है, बात खत्म हो जाती है। लेकिन इस साल तो बेसिकली हम क्या करेंगे, जो हमारा प्रॉफिट होगा, जो हमारा सरप्लस होगा, क्या प्रॉफिट होगा हमारा, वो हम साल के एंड पे जाके कैपिटल के अंदर ऐड नहीं करते। हम बेसिकली क्या करते हैं, कैपिटल के ही नीचे लिखते हैं एज अ सरप्लस के तौर पर। और कुल मिला के जो ये जो कैपिटल है, बेसिकली क्योंकि शेयर होल्डर्स की है तो एक नया नाम क्रिएट करते हैं। कौन सा नया नाम, शेयर होल्डर फंड्स। यानी बेसिकली मैं कहूँगा क्या कि एक नया नाम क्रिएट किया है कैपिटल के प्लेस पे। कैपिटल का मतलब जो बिजनेसमैन ने पैसा लगाया। अब कंपनी के कंसेप्ट में तो, कंपनी के कंटेक्स्ट में तो बेसिकली जो बिजनेसमैन है वो कौन है, उसके शेयर होल्डर लोग। तो शेयर होल्डर ने जो पैसा लगाया है तो शेयर होल्डर फंड्स नाम दे दिया कैपिटल के बजाय। हालांकि शेयर होल्डर फंड जो मेरा पहला आइटम है जो कैपिटल के प्लेस पे आया है लायबिलिटी साइड के अंदर, शेयर होल्डर फंड्स का भी मेरा फर्दर बाइफिकेशन होता है क्या, एक तो उनकी लगाई गई कैपिटल यानी शेयर कैपिटल, एक उनका कमाया गया पैसा यानी प्रॉफिट। अब प्रॉफिट को प्रॉफिट नहीं कहेंगे, सरप्लस कहेंगे। क्या कहेंगे, रिजर्व एंड सरप्लस। यानी शेयर होल्डर फंड्स के बाइफर्केशन है आपका, नंबर 1 शेयर कैपिटल, नंबर 2 रिजर्व एंड सरप्लस। ये तो बात थी आपकी ओनर लोगों के द्वारा, मालिक लोगों के द्वारा, शेयर होल्डर्स के द्वारा लगाया गया पैसा जो कि बिजनेस के अंदर लगाया हुआ है। अब उसके बाद में क्या बात की, बात तो ऑब्वियस है जो हमने शुरुआत में ही सोच ली थी। एक तो होगी करंट लायबिलिटी, एक होगी नॉन करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी जो बाहर के लोगों को हमारी उधारी है, शॉर्ट टर्म की उधारी है, जैसे कि क्रेडिटर, जैसे कि बिल पेबल एक्सेट्रा। और हमारी नॉन करंट लायबिलिटी क्या होगी, नाम से पता लग रहा है लंबे टाइम की उधारी। सपोज करो बैंक से लोन ले लिया, नॉन करंट लायबिलिटी होगी हमारी। तो आओ जरा रिकैप कर दीजिए फटाफट से। लायबिलिटी साइड जो कि टोटल है, जो कि हमारी टोटल लायबिलिटी साइड है, वो मेरे 3 हिस्सों से मिलकर बनी है। एक मालिक लोगों का पैसा, ओनर लोगों का पैसा। कौन होते हैं कंपनी में ओनर, शेयर होल्डर। शेयर होल्डर लोगों का पैसा क्या है, उसका नाम शेयर होल्डर फंड्स। और ये जो शेयर होल्डर फंड्स है इसके 2 हिस्से हैं, 2 बाइफर्केशन में कहूंगा क्या, एक तो उनके द्वारा लगाया गया पैसा यानी कि शेयर कैपिटल, एक कमाया गया पैसा यानी सरप्लस। सरप्लस नहीं कहेंगे, रिजर्व एंड सरप्लस। अब आगे ये तो है मालिक लोगों का, ओनर लोगों का लगाया हुआ पैसा, एक होगा उधार लिया हुआ पैसा। अब उधार लिया हुआ पैसा होगा 2 तरीके का, कैसा, एक होगा लॉन्ग टर्म का, एक होगा शॉर्ट टर्म का। जो शॉर्ट टर्म का होगा उसे करंट लायबिलिटी कहेंगे, जो लॉन्ग टर्म का होगा उसे नॉन करंट लायबिलिटी कहेंगे। यानी बोल सकता हूं कि टोटल लायबिलिटी साइड के अंदर ये 3 आइटम है। एसेट साइड के अंदर 2 आइटम नजर ही आ रहे हैं, एनसीए और सीए एसेट साइड के अंदर। और उधर क्या नजर आ रहा है, शॉर्ट फॉर्म का इस्तेमाल करूंगा, शेयर होल्डर फंड्स यानी एसएफ। शेयर होल्डर फंड्स मतलब एसएफ, और नॉन करंट लायबिलिटी एनसीएल और करंट लायबिलिटी सीएल। अब जरा आराम से, अगर किसी क्वेश्चन के अंदर यानी इक्वेशन वाइज जैसे अभी एसेट साइड के अंदर बनाया था, लायबिलिटी साइड के अंदर बनाए, तो टोटल लायबिलिटी इज इक्वल टू नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी, ये तो डेट वाला पैसा, प्लस शेयर होल्डर फंड्स मालिक लोगों का पैसा। यानी टोटल लायबिलिटी इज इक्वल टू एनसीएल प्लस सीएल प्लस शेयर होल्डर फंड्स। यानी अगर किसी क्वेश्चन के अंदर टोटल लायबिलिटी दे दें और साथ में तुम्हें एनसीएल दे दें, साथ में तुम्हें शेयर होल्डर फंड्स दे दिए, अच्छा शेयर होल्डर फंड के बजाय अगर शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस भी दे दिए तो फिर कोई दिक्कत नहीं ना, मतलब दोनों को जोड़ के शेयर होल्डर फंड आ जाएगा। तो दोनों को आपस में माइनस करके तुम्हारी सीएल आ जाएगी। तो बेसिकली हो सकता है क्वेश्चन के अंदर कुछ इस तरीके का डेटा भी दिया हुआ हो। खैर ये तो शुरुआती बैलेंस शीट की इमेजिनेशन। इन चीज़ों का काम आएगा आपका क्वेश्चंस को करने में, कैसे करेंगे वो तो जब क्वेश्चन आएगा तभी बात कर लेंगे हमारी। बाकी इसके अलावा अब आगे बेसिकली एक नई टर्म को जानना है आप लोगों को, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म, आपकी अकाउंट्स की पहली पार्टनरशिप की बुक में भी काम आएगी ये टर्म, यहाँ थर्ड बुक में भी काम आने वाली है ये टर्म। तो जरा इस टर्म को बहुत ज़्यादा ध्यान से तरीके से समझना है। क्या है जी वो टर्म, कैपिटल एम्प्लॉयड। यहाँ सबसे पहले कैपिटल एम्प्लॉयड का बेसिक मीनिंग समझना है। क्या है जी कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल का, और ध्यान रखना इस कैपिटल एम्प्लॉयड का मीनिंग गलती से भी कैपिटल मत निकाल लेना। कैपिटल का मतलब बिजनेसमैन के द्वारा लगाया गया पैसा, वो नहीं निकालना है। सिर्फ जो बेसिक वर्ड है कैपिटल और कैपिटल एम्प्लॉयड क्या एक जैसे हैं, एक जैसे से हैं, बस सुनने में वैसे मीनिंग अलग है दोनों का। तो याद रखना ये वाली बात, कैपिटल अलग है, कैपिटल एम्प्लॉयड अलग है। क्या है जी कैपिटल एम्प्लॉयड, एक बार फिर शुरू करते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल का मतलब पैसा, एम्प्लॉयड का मतलब
यानी किसी चीज में बिजी होना, इस्तेमाल होना, लगा होना, यानी कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब पैसा का लगा होना। यानी एक बिजनेस के अंदर जितना फंड इन्वेस्टेड है, एक बिजनेस के अंदर जितना पैसा लगा हुआ है, उसे कहते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। अब बड़ा आसान है, एक बिजनेस के अंदर जो पैसा लगा होता है वो कहाँ से लगा होता है? ऑब्वियस सी बात है, प्रैक्टिकली इमेजिन करो, एक बिजनेस शुरू है, उस बिजनेस के अंदर पैसा कहाँ से आया होगा? या तो उधार लेके लगाया होगा या ओनर लोगों ने लगाया होगा। तो ठीक है, इट्स ओके। अभी अभी हमने टोटल लायबिलिटी साइड के अंदर जाना था कि बेसिकली शेयर होल्डर फंड्स, मालिक लोगों का पैसा, एनसीएल मेरे बाहर से लिया हुआ उधार का पैसा। हालांकि सीएल भी है उधार का पैसा, लेकिन देखो सीएल को हम कभी भी एक सोर्स ऑफ फाइनेंस के तौर पे ट्रीट नहीं करते, क्योंकि सीएल काफी एक छोटी अमाउंट ऑफ मनी होती है। हमने किसी से उधार पे माल खरीद लिया, क्रेडिटर बन गया, तो वो एक सोर्स ऑफ फाइनेंस नहीं है। एक तरीके से हमारा एनसीएल, यानी जहां हम बैंक से लोन लेते हैं, बड़ी बड़ी अमाउंट का लोन लेते हैं, तो हाँ उसे सोर्स ऑफ फाइनेंस ऑफ बिजनेस कह सकते हैं तो हैं हम। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का जो कि एक फॉर्मूला कहूंगा, मीनिंग की तो बात हो गई, अमाउंट इन्वेस्टेड इन अ बिजनेस, यानी कि जो भी पैसा बिजनेस में लगा हुआ है वो मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड है। पैसा जो भी बिजनेस में लगा हुआ है, या तो मालिक लोगों ने लगाया शेयर होल्डर फंड्स, या उधार लेके लगाया प्लस एनसीएल। सीएल को नहीं लेना, तो बस शेयर होल्डर फंड्स प्लस एनसीएल, इन दोनों टर्म को आपस में जोड़ के मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाता है। अब आगे ये जो कैपिटल एम्प्लॉयड का अभी मीनिंग जाना था हमने कि शेयर होल्डर फंड्स, मालिक लोगों का पैसा प्लस एनसीएल, उधार लिया हुआ पैसा, तो इन दोनों ही टर्म की मदद से अब दूसरी अप्रोच से निकालेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड। यानी क्वेश्चन के डेटा के ऊपर डिपेंड करेगा कि हमें कैपिटल एम्प्लॉयड इस अप्रोच नंबर 1 से निकालना है या अप्रोच नंबर 2 से निकालना है। ये 1-2 का क्या चक्कर है आप सुनते हैं। अप्रोच नंबर 1 है वो तो लायबिलिटी साइड है, ये मैंने शेयर होल्डर फंड्स प्लस एनसीएल जो बोला, ये तो लायबिलिटी साइड की आइटम है। अब जो दूसरी अप्रोच है वो है आपकी एसेट साइड की। अब ये एसेट साइड की अप्रोच से कैसे निकालेंगे, आओ जरा देखिए। ये देखो बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में कुछ नजर आ रही है। बेसिकली अभी जो शुरुआत में हम लोगों ने बैलेंस शीट सीखी थी, उस बैलेंस शीट के अंदर अगर हम इसे हाईलाइट कर दें, एक बार किसे हाईलाइट कर दें, एनसीएल प्लस शेयर होल्डर फंड्स, तो बचेगा क्या? बचेगा आपकी टोटल एसेट साइड, यानी एनसीए सीए टोटल एसेट साइड, और वो सीएल उधर बैठी हुई है लायबिलिटी साइड के अंदर। तो जरा आराम से अगर मैं बोल रहा हूँ कि हाँ जी ये एसएफ यानी शेयर होल्डर फंड्स प्लस एनसीएल ये मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड है, तो बाकी की बची हुई टर्म मेरी क्या बची? एक तो टोटल एसेट और करंट लायबिलिटी उधर है, तो उसे अगर इधर ही एडजस्ट कर देंगे तो क्या वो माइनस में आ जाएगी। यानी कि मेरा दूसरा फॉर्मूला इसी डायग्राम से आ जाएगा निकल के, क्या? ये टोटल एसेट्स यानी एनसीए प्लस सीए, करंट लायबिलिटी को इधर ले आओ यानी माइनस, यानी मेरे कैपिटल एम्प्लॉयड का जो कि दूसरा फॉर्मूला है वो है मेरा टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। ये माइनस कहां से होगी? करंट लायबिलिटी उधर है ना, इधर एडजस्ट किया इसलिए माइनस करना पड़ा। क्या कर सकते हैं, क्योंकि बैलेंस शीट एक इक्वेशन है, इक्वेशन के इधर की साइड अगर दूसरी साइड जाएगी तो माइनस तो होगी ही होगी। तो ये जो कैपिटल एम्प्लॉयड टर्म है, बेसिकली इसके ये 2 फॉर्मूले हैं। कौन सा फॉर्मूला एप्लीकेबल करना है ये तो डिपेंड करेगा मेरी सिचुएशन के ऊपर, उस हिसाब से हम अप्लाई करके चलेंगे। तो आओ अब चंद कुछ एक क्वेश्चन कर लें और उसके बाद में आगे की बात कंटिन्यू करते हैं। हाँ जी, तो चलिए अब करते हैं शुरू आपके क्वेश्चन से। अभी तक के जितने भी हमने फॉर्मूले डिस्कस किए थे, उम्मीद करूँगा उन्हें एक बार आप लोगों ने लिख लिया होगा। नहीं लिखा तो आप क्वेश्चंस के दौरान जब मैं बोलूँगा तो ज़रूर लिख लेना उन फॉर्मूलोज़ को, क्योंकि वही हमें मेनली काम आने वाले हैं आज के इन क्वेश्चंस करने के लिए। खैर, तो जैसा कि हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, क्या है जी ये क्वेश्चन, कि इस क्वेश्चन के अंदर हमें टोटल एसेट्स दिए हुए हैं, नॉन करंट लायबिलिटी दी हुई है, फिक्स एसेट्स दिए हुए हैं, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, शेयर होल्डर फंड्स। हम जानते हैं शेयर होल्डर फंड्स क्या होता है, मालिक लोगों का पैसा, ओनर फंड होता है, ठीक है, इट्स ओके। और ये किसके प्लेस पे है? कैपिटल के प्लेस पे। कह रहे हैं क्या कि कैलकुलेट करंट रेशो। देखो सबसे पहले अपनी रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हैं। क्या रिक्वायरमेंट को, कि जो करंट रेशो है उसका फॉर्मूला तो क्या होता है, CA/CL। यानी एक तो हमें चाहिए क्या, करंट एसेट्स, और दूसरा हमें चाहिए क्या, करंट लायबिलिटी। तो अब इस क्वेश्चन के अंदर करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी कैसे पता करेंगे, आओ जरा देखें फटाफट से। सबसे पहले जब कहीं भी देखो इस तरह के क्वेश्चंस आपके आते हैं तो सबसे पहले एक रफली ड्राफ्ट अपनी एक बैलेंस शीट बना लो। क्या ड्राफ्ट बैलेंस शीट? ऐसी ड्राफ्ट बैलेंस शीट। यानी हमने जाना था कि हमारे जो टोटल एसेट्स हैं, भाई ये तो एसेट साइड का टोटल को डिपिक्ट करेंगे ना, यानी कि ये तो आपके कितने हैं, 5 लाख रुपए के बराबर हैं। इसके अलावा जो मेरे फिक्स एसेट्स हैं, हम जानते हैं जो टोटल एसेट्स हैं बेसिकली इस साइड या तो मेरे नॉन करंट एसेट्स होते हैं या फिर मेरे करंट एसेट्स होते हैं। अच्छा जी, चलो ठीक है। और जो मेरे लायबिलिटी साइड है, इधर या तो शेयर होल्डर फंड्स होता है या NCL होता है,
या फिर CL होता है। अच्छा, और इतनी बात तो हमें पता ही है कि 5 लाख अगर टोटल एसेट्स हैं तो डेफिनेटली बैलेंस शीट की दोनों साइड बराबर होती हैं, तो लायबिलिटी साइड का टोटल भी मेरा 5 लाख ही होगा। यानी ये जो बात वाला 5 लाख है मैंने कैसे लिख दिया कि जो भी मेरा टोटल एसेट्स होगा, यानी कि मेरा एसेट साइड का टोटल होगा वही मेरा लायबिलिटी साइड का भी टोटल होगा ही होगा। इसके अलावा मुझे फिक्स एसेट्स दिए हुए हैं, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट दी हुई हैं। बेसिकली ये भी मेरे नॉन करंट एसेट्स का हिस्सा बनेगा और जो मेरे फिक्स एसेट्स हैं ये भी मेरे नॉन करंट एसेट्स का ही हिस्सा बनेंगे। यानी जो टोटल नॉन करंट एसेट हैं वो मेरे कितने बनेंगे, 2.5 लाख प्लस 1.5 लाख कितना हो गया जी, 2.5 प्लस 1.5 टोटल कुल मिला के हो गया 4 लाख। यानी जो मेरे NCA हुए वो हुए मेरे 4 लाख के। यहाँ से अब मैं इजीली अपने करंट एसेट्स की फिगर निकाल लूँगा। इसके अलावा मुझे क्वेश्चन के अंदर शेयर होल्डर फंड प्यार से परोस के दिया ही हुआ है, ठीक है जी, दिया हुआ है। इसके अलावा मुझे नॉन करंट लायबिलिटी भी दी हुई है, तो ठीक है ना, करंट लायबिलिटी मैं अपनी बैलेंस शीट फिगर से निकाल लूँगा। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करेंगे। अब जरा इसे लिखना कैसे है बेसिकली, तो आओ जरा अब इस बारे में बात करें। क्या हमें ये अपने मेन क्वेश्चन के अंदर बैलेंस शीट बना देनी है? नहीं, ये तो सिर्फ और सिर्फ अभी रफ पर्पज़ के लिए हमने ड्राफ्ट की है, ऐसे नहीं बनानी। करना तो कैसे है, ऐसे। हम जानते हैं टोटल एसेट्स जो हैं, टोटल एसेट्स, इसे आगे से मैं TA ही लिखूंगा, यानी टोटल एसेट्स क्या होते हैं जी हमारे, NCA नॉन करंट एसेट्स प्लस CA। अब टोटल एसेट्स तो मुझे दिए हुए हैं, कितने दिए हुए हैं, 5 लाख रुपए के हैं जी, ठीक है, 5 लाख रुपए के। नॉन करंट एसेट के तौर पर इन्होंने एक तो हमें फिक्स एसेट दिए हुए हैं, एक नॉन करंट इन्वेस्टमेंट दी हुई है, तो ठीक है ना, दोनों को जोड़ के अपना लिख दो कितना, 4 लाख रुपए और प्लस के CA। नॉन करंट एसेट क्या होते हैं, ऐसे एसेट जो लॉन्ग टर्म में हमें बेनिफिट दे, उन सभी के सभी एसेट्स को मैं अपना नॉन करंट एसेट कहता हूँ। अब मेरे फिक्स एसेट भी मेरे लंबे टाइम के लिए ही बेनिफिट देते हैं, और जो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, इसके तो नाम में ही नॉन करंट आ रहा है, तो डेफिनेटली मेरा नॉन करंट एसेट का हिस्सा बनना ही था। तो यहाँ से मैं अपने करंट एसेट निकाल लूँगा, 5 में से 4 माइनस करके 1 लाख रुपये। इसके अलावा यहाँ से अपनी लायबिलिटी ये कैसे निकालूंगा, ऑफकोर्स हम जानते हैं कि जो टोटल लायबिलिटी है, शॉर्ट फॉर्म का इस्तेमाल, टोटल लायबिलिटी है वो होती है शेयर होल्डर फंड्स प्लस NCL प्लस CL। यहाँ मुझे टोटल लायबिलिटी क्या दी हुई है, देखो दी तो नहीं हुई, लेकिन हम जानते हैं कि टोटल एसेट्स इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटी, तो ठीक है ना, मतलब ये भी इतनी ही होगी। और शेयर होल्डर फंड्स तो मुझे दिया ही हुआ है क्वेश्चन के अंदर 3,20,000 रुपये, और NCL मुझे क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है 1,30,000 रुपये। और यहाँ से मैं अपनी CL निकाल जाऊँगा काफ़ी ज़्यादा आसानी से, और इन दोनों को जोड़ के आपस में आ जाएगा 4,50,000, और इस 4,50,000 को जब इधर लेके जाएंगे तो ये 5 लाख में से माइनस होके बचेगा कितना, सिर्फ 50,000। तो बस फाइनली लो जी लो निकाल लिया हम लोगों ने अपना करंट रेशियो जो हमें निकालना था 1 लाख, यानी करंट एसेट्स को डिवाइड करूंगा करंट लायबिलिटी से, तो बस मेरा आंसर आ गया क्या, 2:1। तो इस तरीके से हमारा पहला क्वेश्चन खत्म हुआ। उम्मीद करूंगा इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा दिक्कतें नहीं होंगी अगर आपने पीछे की क्लास को ध्यान से देखा हो तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 आओ जरा देखें। अब अगला क्वेश्चन नंबर 1 हो गया हमारा जी। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 टोटल एसेट्स दिए हुए हैं, फिक्स एसेट्स दिए हुए हैं, इस बार कैपिटल एम्प्लॉयड दी हुई है। अब देखो जैसी बात आती है कैपिटल एम्प्लॉयड की, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है। हम लोगों ने पीछे पढ़ा है कि कैपिटल एम्प्लॉयड के 2 फॉर्मूले होते हैं, एक तो होता है क्या, शेयर होल्डर फंड्स प्लस NCL, एक होता है क्या, टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। नहीं लिखा तो पीछे जाओ, रिवाइंड करो, देख के आओ क्या है कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला। क्या होता है कैपिटल एम्प्लॉयड, या तो शेयर होल्डर फंड्स प्लस NCL या फिर टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। अब यहाँ इस क्वेश्चन के अंदर चूंकि मुझे टर्म क्वेश्चन में टोटल एसेट्स दी हुई है, तो देखो मैं शेयर होल्डर फंड्स वाला तरीका नहीं लगाऊंगा, मैं तो कौन सा तरीका लगाऊंगा, टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। मैंने क्यों लगाया ये वाला फॉर्मूला, क्योंकि क्वेश्चन में मुझे टोटल एसेट्स दिए हुए हैं, इसलिए मैंने कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए ये वाला फॉर्मूला प्रेफर किया। अब यहाँ इस क्वेश्चन के अंदर मुझे कैपिटल एम्प्लॉयड की ही फिगर दी हुई है, कितनी दी हुई है जी, 20 लाख रुपए दी हुई है। टोटल एसेट्स मुझे दिए हुए हैं, कितने दिए हुए हैं, 22 लाख रुपए दिए हुए हैं। तो ठीक है, इट्स ओके, काफ़ी ज़्यादा आसानी से हम यहाँ से अपनी करंट लायबिलिटी की फिगर निकाल लेंगे। 22 लाख में से 20 लाख माइनस करके लो जी लो निकल गई हमारी करंट लायबिलिटी 2 लाख रुपए की। और क्योंकि मुझे यहाँ पर टोटल एसेट्स दिए हुए हैं, और अगर मैं टोटल एसेट्स में से माइनस कर दूँ अपने फिक्स एसेट, जिन्हें कि मैं अपना नॉन करंट एसेट भी कह सकता हूँ, तो मेरे क्या आ जाएंगे, मेरे करंट एसेट आ जाएंगे, जैसे कि अभी पीछे भी किया था हम लोगों ने। तो 22 लाख के मेरे टोटल एसेट्स हैं, 22 लाख के टोटल एसेट्स हैं, उसमें से अपने 10 लाख के फिक्स एसेट्स माइनस कर दो तो अपने करंट एसेट्स आ जाएंगे आपके कितने, 12 लाख के करंट एसेट्स आ गए जी हमारे।
खैर इसके अलावा बस अब तो कुछ भी नहीं, क्या निकालना था, करंट रेशो, तो करंट रेशो निकाल लो अपना 12 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख, तो 6:1 मेरा आंसर आ गया। खैर तो इस तरीके से मेरा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। इसके अलावा अब जरा देखें क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल सेम है, एग्जैक्टली सेम है, ऑलमोस्ट, बस थोड़ा बहुत कुछ ही अंतर है, बाकी कुछ खास नहीं। कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है, फिक्स एसेट्स दिए हुए हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है, फिक्स एसेट्स दिए हुए हैं, करंट लायबिलिटी दी हुई है। एक बार फिर कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी और शेयर होल्डर फंड्स प्लस एनसीएल। क्योंकि इस बार क्वेश्चन में करंट लायबिलिटी दी हुई है, इसीलिए कैपिटल एम्प्लॉयड का जो हम फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा लगाएंगे, एक बार फिर टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में करंट लायबिलिटी दी हुई है, इसलिए ये वाला फॉर्मूला लगाया। खैर कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है हमारी, 10 लाख रुपए। टोटल एसेट्स तो मालूम ही नहीं है इस बार, कोई दिक्कत नहीं। करंट लायबिलिटी लेकिन इस बार दी हुई है कितनी, 1 लाख रुपए की। यहाँ से हमने अपने टोटल एसेट्स निकाल लिए कितने, 10 + 1, ये चीज़ इधर जाके प्लस की हो जाएगी तो 11 लाख रुपए की। हालांकि टोटल एसेट्स क्यों निकाले हमने, यह भी पता लग जाएगा। भैया हम जानते हैं टोटल एसेट्स के अंदर से फिक्स एसेट्स, यानी कि फिक्स एसेट्स को ही मैं अपना नॉन करंट एसेट कह सकता हूँ। तो ये अगर माइनस कर दूँ तो मेरे करंट एसेट आ जाते हैं। तो टोटल एसेट जो हमने अभी अभी निकाल लिए 11 लाख के, इसके अंदर से फिक्स एसेट जो दिए हुए हैं मुझे 7 लाख के, अपने माइनस कर दिए, बाकी बचे हुए मेरे करंट एसेट आ जाएंगे कितने, 4 लाख रुपए के। लो जी लो, करंट एसेट आ गए, कोई दिक्कत नहीं है। अब करंट एसेट आ गए, करंट लायबिलिटी दी हुई है क्वेश्चन के अंदर ही, तो बस ठीक है ना, करंट रेशो अपना आ गया। 4 लाख के करंट एसेट निकाल लिए हैं, 1 लाख रुपए की करंट लायबिलिटी मुझे क्वेश्चन में ही दी हुई है, तो बस 4:1 मेरा आंसर आ गया। ज़्यादा कोई दिक्कत की बात नहीं है, सिर्फ अलग से थोड़े से अलग हटके क्वेश्चन थे, इसलिए ही इन्हें इस तरीके से अलग से कराना पड़ा। तो आओ जरा आप देखें फाइनली फिलहाल आज ही क्लास का लो जल्दी खत्म हो रही है क्लास आपकी आज की, तो डेफिनेटली अगली क्लास तो लंबी ही चलेगी। तो आपकी फाइनली आखिरी क्वेश्चन फिलहाल के लिए आओ जरा देखें। इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, टोटल एसेट्स दिए हुए हैं, लैंड एंड बिल्डिंग दी हुई है, मशीनरी दी हुई है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, शेयर होल्डर फंड्स, एनसीएल। लगभग क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा सा क्वेश्चन है। तो आओ जरा देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम जानते हैं टोटल एसेट्स क्या होते हैं जी, हमारे एनसीए प्लस सीए होते हैं। अब देखो नॉन करंट एसेट का जरा मीनिंग समझ लो अच्छे से। नॉन करंट एसेट ऐसे एसेट जिनका लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिट मिलेगा, नॉन करंट एसेट ऐसे एसेट जिनका लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिट मिलेगा। अब इस क्वेश्चन के अंदर लैंड एंड बिल्डिंग एक ऐसा ही एसेट है जिसका लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिट मिलेगा, मशीनरी एक ऐसा ही एसेट है जिसका लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिट मिलेगा। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, इसके तो नाम में ही नॉन करंट है, तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट यानी कि इसका लॉन्ग टर्म के लिए ही बेनिफिट मिलने वाला है। यानी ये 3 चीज़ें हैं जो मेरे नॉन करंट एसेट की कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं। तो बेसिकली हम क्या करेंगे जी, अपना टोटल एसेट्स मुझे दिए हुए हैं, एनसीए निकालने के लिए इन तीनों को ऐड करेंगे, क्योंकि ये तीनों ही ये ऐसे एसेट मुझे नज़र आ रहे हैं जो कि मुझे लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिट करेंगे। तो 6 और 1 7 और 7 और 1 8,40,000 के मेरे नॉन करंट एसेट हैं इस क्वेश्चन के अंदर। और यहाँ से मैं अब अपने करंट एसेट निकाल लूँगा। 12 लाख में से जैसे ही मैं 8,40,000 माइनस करूँगा तो ये आ जाएगा मेरा 3,60,000 रुपये। खैर अब इसके बाद में तो कुछ नहीं है जी, बड़ा आसान, वैसे ही करेंगे जैसे कि पहले किया था हमने। कैसे किया था कि जो टोटल लायबिलिटी क्या है, शेयर होल्डर फंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही होना है ये क्वेश्चन भी, एनसीएल प्लस सीएल। तो अब क्योंकि जितने टोटल एसेट होंगे यानी कि जितने एसेट साइड का टोटल होगा उतना ही लायबिलिटी साइड का टोटल होगा। तो ठीक है, क्वेश्चन के अंदर एसेट साइड का टोटल 12 लाख दिया हुआ है, तो टोटल लायबिलिटी भी 12 लाख की ही होंगी, क्योंकि बैलेंस शीट की तो दोनों साइड बराबर होती ही हैं। शेयर होल्डर फंड्स मुझे क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है कितना, 8,50,000 रुपये का। और एनसीएल भी मुझे क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है कितना, 1,10,000 रुपये का। अब यहाँ से मैं अपनी सीएल निकाल लूँगा काफ़ी ज़्यादा आसानी से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इन दोनों को जोड़ के तो कितना आ रहा है, 8 और 1 9,60,000 प्लस सीएल। तो यहाँ से अपना मैंने सीएल निकाल लिया, कितना आ जाएगा मेरा, 2,40,000। और अब काफ़ी ज़्यादा आसानी के साथ में हम अपना करंट रेशो भी निकाल लेंगे, जो कि होता है सीए अपॉन में सीएल, तो 3,60,000। और देखो मैं तो शॉर्ट फॉर्म का इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को नहीं करना है एग्ज़ाम में। हाँ होमवर्क में ठीक है, इट्स ओके, टाइम बचाने के लिए कर सकते हो, मुझे कोई ख़ास दिक्कत की बात तो नहीं है। अब
12 3 जा 12 2 जा। अब देखो यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात आप लोगों से करनी है मुझे, कभी भी अपने आंसर को इस स्टेज पे ना छोड़ना, 3:2 पे ना छोड़ना, 5:2 पे ना छोड़ना, 5:3 पे ना छोड़ना। हमेशा जो कि है कंप्लीट डिवीजन हमेशा करनी है आपको। जो आपको फाइनल आंसर निकालना है हमेशा डैश फ्रैक्शन इनटू 1, यानी हमेशा जो कि है कंप्लीट डिवीजन लास्ट में करके निकलनी है। नीचे आपका एक को छोड़कर कुछ और नहीं होना चाहिए। यानी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, यहाँ पर आपका 3/2 है तो इसे कंप्लीटली डिवाइड करो। 3 को 2 से डिवाइड करो, कंप्लीटली नहीं हो रहा तो डेसिमल में करो। 3 को 2 से करोगे तो 1.5 आएगा। तो आंसर को यहाँ छोड़ना है, आंसर को 3/2 पे नहीं छोड़ना, वरना बात गलत हो जाएगी। तो बस 4 क्वेश्चन हमारे ख़त्म हो गए। असाइनमेंट के अंदर क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। तो उम्मीद करूँगा होमवर्क करना ही है, पक्का पक्का करना है। कोई भी दिक्कत होगी तो व्हाट्सएप पे सारे के सारे डाउट्स सब पूछ लेना। तो आज की क्लास यहीं ख़त्म, अगली क्लास जल्दी ही मिलेगी। वीडियो पसंद आई ही होगी तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब चैनल अगर अभी तक नहीं किया तो देन ओके, टाटा बाय बाय।